अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 अक्टूबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, और हम बात करेंगे आज के सेशन पे और हालात को देखेंगे, कल क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मगर यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि मुझे पर्दे पर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे दिनों से नज़र आ रही हैं, और उस इन तमाम मामलात के बावजूद हमने अपनी मार्केट को परफॉर्म करते देखा है। जैसे सैलाब आया, सैलाब का थ्रेट आया, फिर डिवास्टेटिंग सैलाब आया, बड़ी तबाही हुई खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद पंजाब में। अल्लाह का शुक्र है सिंध में कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई, मगर बहरहाल तबाहियाँ तो हुई। ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में तो बहुत तबाही हुई है। और उसके बाद फिर उससे उससे पहले उसके बीच में हमारे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट, फिर वो मुसीबत, फिर वो भी मुसीबत। अल्लाह का शुक्र है 4 दिन में हम ख़त्म करने में कामयाब हुए उसको। और उसके बाद फिर वो गाज़ा की सूरत हाल, फिर गाज़ा को लेके मसले मसाइल, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की इंटरनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स, हर चीज़ मुश्किल में है। मार्केटें शदीद उतार चढ़ाव का शिकार हैं, डॉलर की वॉलीटैलिटी बहुत ज़्यादा है। और इन तमाम चीज़ों के बाद फिर उसके बाद अभी हम गाज़ा को शायद एक ब्रीथिंग स्पेस दे रहे थे। मैं ये तो नहीं कहता कि इसराइल इंसान बन सकता है, वो तो कभी नहीं बनेगा, मगर कुछ ब्रीथिंग स्पेस फ़लस्तीनियों को मिल ही रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल के जो पैरोकार हैं, ये इंडियंस और इंडियंस के प्रॉक्सीज़ लाइक अफ़गानिस्तान, इन्होंने एक नया मास खोल दिया और अब ये एक नई मुसीबत क्रिएट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत टेक्निकल और टैक्टिकल तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने मैनेज किया है। और चाहे लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें, मगर मौजूदा रजीम जो है उसकी कोई ख़ास गवर्नेंस या कॉम्पिटेंस अंदरून मुल्क तो मुझे नज़र नहीं आई। मगर सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा कुछ किया है, और अल्लाह करे कि वो अंदरून पाकिस्तान भी कुछ अच्छे अमल करें। मगर बहरहाल फिर वही बात आ जाती है सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेसी की और इदारों की कि वो ख़ुद कितने सिंसियर है। एनीवेज, तो हम जो है अफ़गानिस्तान के कंसर्न को छोड़ नहीं सकते। बेशक सीज़ फायर हुआ है, मगर बहुत सारे जो हुकूमती अहदेदार हैं और तजज़ियेकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं यार, ये सीज़ फायर चलने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये मसला तो है ना। अच्छा जनाब, मैं आपको फिर उसी स्लाइड पे ले आया हूँ जो मैं आपको आज तीसरी दफ़ा दिखा रहा हूँ। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है कि मैं ऐड ऑन कर देता हूँ नया सेशन, जिस तरह आज के सेशन को मैंने ऐड ऑन कर दिया। और मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ चाह ये रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर वो बिलीव करने की ताकत पैदा हो जाए, आप लोग लेवल्स को मानने पे तैयार हो जाए। तो 2 चीज़ें यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 कि देखिए मार्केट किस तरह गिरी 7 सेशन में, वो तो पता ही है। फिर हमारी रिकवरी जो थी, ठीक है ना। देखने की बात यह है कि जो मैंने बात की थी ज़ख़म की, वो ज़ख़म अभी भी खुला हुआ है। मतलब मैंने कहा था ना कि मैं बैंडेज इसलिए लगा रहा हूँ कि ज़ख़म भरा नहीं है। तो अब लोग पता नहीं इसको इशारा समझे या कुछ कहें, मगर बहरहाल मैंने बड़ी क्लियर अल्फाज में ये बात कही थी कि भाई वो जो 7032 पॉइंट का एक सेशन था वो बहुत अच्छी बात है, हाईली अप्रीशिएटेड। उसके फ़वाइद भी हम उठा रहे हैं अगर हम मौजूदा एग्जॉशन को देखें। मगर उसमें मैंने एक नुक्ता उठा दिया था कि भाई ये ज़ख़म भरा नहीं है। तो वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैंने बैंडेज ठीक लगाई थी। अगर आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि मैंने ये बैंडेज सही लगाई थी उस ग्रीन कैंडल पे, तो आई लव टू सी योर कमेंट्स कि आप लोग इसको किस तरह देखते हो, ठीक है ना। अच्छी बात है अगर आप लोग मुझे ये बताओगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगी बात कि मेरे पॉइंट्स आपको किस हद तक समझ में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो थी ये वाली बात। अब आगे चलते हैं हम अपनी मार्केट की आज की कहानी में। तो इसमें मैंने आज का चार्ट दिखाया है, वॉल्यूम बार्स दिखाई हैं, और फिर एक बार याद दहानी कराई है कि मोहब्बत अपने स्टॉक से नहीं करनी, उनके साथ कोई नाते रिश्ते नहीं बांध लेने, उनसे सिर्फ प्रॉफिट लेना है, ठीक है जी। तो अब इस पर अगर हम बात करें तो जो कल के सेशन को हम ज़रूर डिस्कशन में लाएंगे, क्योंकि उसमें ब्रीथिंग स्पेसेस के बारे में कहा गया था जो कल मिली थी। फिर उसकी क्लोजिंग ज़रा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा था कि भाई क्लोजिंग अच्छी नहीं है, ठीक है जी। तो वही चीज़ आज सुबह हमको देखने को मिली कि अगर हम आज के सेशन को देखें कि गैप ओपनिंग के बारे में, तो मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि भाई गैप ओपनिंग स्टार्ट अगर ऊपर का मिल जाता है तो इसमें ट्रैप नहीं होना। ये एक ज़बरदस्त किस्म की वो होती है अपॉर्चुनिटी कि अगर कुछ माल बेचना चाहो तो बेच लो, और वो माल हमें नीचे मिला है। इसकी बेहतरीन मिसाल आज टैली है, ठीक है जी। तो बहरहाल मल्टीपल ट्रेडिंग भी हो जाती है इससे। तो अगर आज की सेशन को हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कल का जो क्लोजिंग थी उसका असर बाकी था, और यही वजह है कि मार्केट ऊपर खुली, इमीडिएट टारगेट को तो उसने अचीव किया मगर उससे आगे बढ़ नहीं सकी। इसलिए
मिड डे कॉल में भी वाज़े तौर पे कह दिया था कि यार कोशिश तो कर रही है, क्योंकि जिस वक्त मैंने मिड डे कॉल दिया था तो 166 525 को बार बार टेस्ट कर रही थी, होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इसीलिए उस मिड डे कॉल में वाज़े कह दिया था कि भाई इसको अगर होल्ड नहीं कर रही तो आज के दिन की एग्जॉर्शन ही देखोगे। और फिर ऐसा ही हुआ, मार्केट जो है नीचे की तरफ चल पड़ी और फिर मार्केट ने 165 535 भी तोड़ दिया। अच्छा, आज मार्केट ने ना रिकॉर्ड वॉल्यूम बनाया। अब अरबों खरबों में और बिलियंस में ज़रा थोड़ा फ़र्क है, कौन किस तरह समझता है मुझे नहीं पता, तो मैंने बिलियंस में लिख दिया है। और अगर हम इसको समझना चाहें तो इस तरह है कि मार्केट में 1 अरब 39 करोड़ का शायद वॉल्यूम है, ठीक है जी। और ये वॉल्यूम पिछले जो अभी हमने मेरे ख्याल में 10-15 दिन पहले एक रिकॉर्ड वॉल्यूम बनाए थे 100 इंडेक्स के, उससे भी ज़्यादा है। मगर इसमें हैरानकुन बात यह है कि कराची इलेक्ट्रिक का अकेले 73% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है। ये बात बहुत समझने और सीखने की है कि 1.39 बिलियन जो 100 इंडेक्स का वॉल्यूम है उसका 73%, 73.53% वॉल्यूम सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक का है। अच्छा, कराची इलेक्ट्रिक की कॉल भी आज हमने पोस्ट की थी, क्योंकि 14 अक्टूबर को ही हमने बता दिया था आपको कि 7.5 के ऊपर क्या होने वाला है। तो वो हुआ भी, टारगेट भी अचीव हुआ और फिर क्लोजिंग भी आपने देख ली, ठीक है जी। ये क्लोजिंग का आई है और फिर वॉल्यूम भी बता रहा है कि जितना निचोड़ना था, जो कुछ करना था कर लिया बहरहाल। एनीवेज, अगर मैं 100 इंडेक्स के अलावा ऑल शेयर का वॉल्यूम देखूं तो भाई अल्लाह की पनाह, वो तो मेरे ख्याल में 3 बिलियन के पास है मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट। मगर उस 3 बिलियन में 64% वॉल्यूम सिर्फ 2 स्टॉक का है। वो कौन से स्टॉक है? फिर उसमें कराची इलेक्ट्रिक और WTL आ जाता है। WTL भी शाबाश है उनको, वो 1 खरब के पास पहुंच गए, 95 करोड़ मेरे ख्याल में वॉल्यूम है उसका। जो अहम तरीन बात है, मैंने इसको क्यों कहा कि मैं वॉल्यूम तो बहुत अच्छे हुए मगर मुझे तो ये डरा रहे हैं। क्यों कहा मैंने ये? मतलब ये फियरिंग वॉल्यूम मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैं इसमें कोई कंफर्ट नहीं देखता इंडेक्स का और इन्वेस्टर का। उसकी वजह यह है कि जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे 99.9% उसमें स्पेकुलेटिव और पेनी स्टॉक मिले। 1-2 स्टॉक हैं, अगर मैं ऑल शेयर की बात करूं 1-2 स्टॉक हैं उसमें, जैसे टॉम सीएल वगैरह है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे कचरा स्टॉक, पेनी स्टॉक। और मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं इनको ब्रोकर्स बेबी। ये स्टॉक जो है, चाहे वो ब्रोकर हो या एजेंट हो, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए बनाते हैं। आप छोटी सी एक कैलकुलेशन कर लें, आज की ये जो वॉल्यूम मैंने आपको बताए हैं, ये पेनी स्टॉक का वॉल्यूम देख लें और उसको 1 पैसे या 2 पैसे से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 1 या 2 पैसा भी ब्रोकर इस पे बना रहा है तो उसने आज क्या पाया और लोगों ने क्या खोया, क्या पाया। क्योंकि WTL में अगर 10 पैसे भी गिर जाएं तो उसको 10 पैसे रिकवर करने में पता नहीं कितने दिन लग जाते। तो पता नहीं लोग क्या समझ के, चलो कराची इलेक्ट्रिक में स्विंग ट्रेड हो जाती है, WTL में क्या करते हैं, अपनी समझ से थोड़ा बाहर है, ठीक है ना जी। तो मुझे तो भाई ये एक वेकअप कॉल लगती है आज के वॉल्यूम। और इतने ज़बरदस्त वॉल्यूम होने के बाद जो दूसरे मेजर स्टॉक्स हैं उनका बैकफुट पे रहना मेरे लिए तो ये एक डरावना ख्वाब जैसा है। तो अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर्स की। तो मेरा टेक्निकल व्यू तो कोई ख़ास तब्दील नहीं हुआ, मगर मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि जो मैं पिछले दिनों कह रहा था कि देखो यार, मार्केट जो है कुछ करे ना करे, जो इसने पॉइंट अपने रीसेंट लो से, ये रीसेंट लो कौन था 13 अक्टूबर का, 13 अक्टूबर के रीसेंट लो से जो मार्केट ने पॉइंट बढ़ाए हैं, अभी जो कल वाला हाई है वहाँ तक, तो वो बनते हैं 9,884 पॉइंट, ठीक है। 7,032 तो एक दिन में बढ़ाए थे। तो मैंने एक बात कही थी कि यार ये पॉइंट काम आएंगे। क्या काम आएंगे? कि अगर हमको कुछ करेक्शन या कुछ एग्जॉस्शन लेनी होगी तो यही पॉइंट काम आएंगे, बजाय इसके कि हम वहाँ लो पे खड़े होकर करेक्शन लेते। तो आप सोचिए हम और कितना नीचे चले जाते। हमने 9,884 पॉइंट ऊपर आके फिर वहाँ से 3,117 पॉइंट की करेक्शन ले ली। तो अभी भी हमारे अकाउंट में जो है तकरीबन 6,700 पॉइंट हमारे जेब में पड़े, यानी कि मार्केट के पास। तो मार्केट जो अपने आप को करेक्ट कर रही है, उस करेक्शन को मार्केट के ये 2-3 दिन के जो गेन पॉइंट है उसी में से एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो। तो ये एक थोड़ा सा मुस्बत पहलू है उस 7,032 पॉइंट की एक सेशन का, ठीक है जी। मगर बहरहाल उसके बारे में भी समझा दिया कि मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि जख्म भरा नहीं है। तो लिहाजा आगे चलते हैं। तो अब इसमें यह है कि देखिए 1,64,000 और 1,63,945, 163,945, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर मार्केट कल इसके नीचे ट्रेड कर रही है तो आपको टेंशन लेनी चाहिए कि और एग्जॉस्शन होगी।
और 162 390 अगर तोड़ दिया तो मार्केट जो है ये जो फिर 7032 पॉइंट को जरा भूल जाइएगा, उसका नशा बिल्कुल मार्केट में से खत्म हो जाएगा अगर 162 390 मार्केट इसके नीचे जाके बैठ गई तो विल बी गेटिंग इनटू अगेन इन अनदर करेक्शनल फेज, और उसके बाद वो टाइम लेगी रिकवर करने में। और आपको मेरा वो जुमला भी याद होगा कि एक सेशन जो है मार्केट की या हमारी ट्रेडिंग की किस्मत नहीं तब्दील कर सकता। अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं, वो आप भले हाइपर स्टार्ट कर लें, गैप ओपनिंग 500-600 पॉइंट का कर लें, उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मार्केट को कल खुलने के बाद 10:30 बजे के बाद, और बल्कि कल तो सॉरी जुमा है, मैं तो कहता हूँ कि मार्केट को कल के सेशन जो पहला सेशन है नमाज से पहले का, उसमें 165, 305 और 535 के पास क्या वॉल्यूम आते हैं, हम पहले सेशन में इसको एनालाइज करेंगे। अगर ये हमको समझ में आया तो फिर हम कुछ उम्मीदें बांध सकते हैं कि हाँ यार चलो कुछ होने वाला है। क्योंकि आप पहले तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, जिन्होंने 1-1 अरब वॉल्यूम किया है, कराची इलेक्ट्रिक हो, WTL हो, और पता नहीं कितने स्टॉक है जिनका करोड़ों में वॉल्यूम है, आप क्या समझते हैं कल भी उनका इतना ही वॉल्यूम होगा? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का डिक्लाइन तो बहुत बड़ा होगा कल के सेशन में। आज अगर हम देखें तो कल के मुकाबले में 55% वॉल्यूम ज़्यादा है, जबकि कल 89 करोड़ वॉल्यूम थे। कल भी हम 1 अरब से 10-11 करोड़ पीछे थे, तो 89 करोड़ का वॉल्यूम कल था, और आज 1 अरब 390 नहीं क्या 1 अरब और 39 करोड़ का वॉल्यूम है। तो आप क्या समझते हैं क्या कल भी हमको ऐसे वॉल्यूम मिलेंगे? जी नहीं, कल हमको ऐसे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा। तो बारह अगर मार्केट 165 300 और 165 500 के पास, हम इसको रीएनालाइज करेंगे कल के सेशन के दौरान, सेंटीमेंट क्या है और वॉल्यूम कैसे बन रहे हैं, फिर हम कोई फैसला करेंगे। उसके बगैर इंडेक्स जो है काम डाउन नहीं होगा। तो आखिरी बात, ट्रेडर को डिसिप्लिन रहना चाहिए, इमोशनल फैसले, जज्बाती फैसलों से परहेज करे, स्ट्रेटेजी बनाए, स्पेकुलेशन को समझे। स्पेकुलेशन को मैं बुरा थोड़ी कहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन को बुरा कहते हैं। मेरी तो एक पूरी वीडियो है स्पेकुलेशन पे, जिसमें मैंने उसको कहा है कि स्पेकुलेशन मार्केट को लिक्विडिटी फराहम करती है। तो आई एम नेवर एवर अगेंस्ट स्पेकुलेशन, मगर मेरा पॉइंट ये है कि जो स्पेकुलेटर है मैं उसका चारा नहीं बनूंगा। ये मेरा दूसरा इस पे बात है, जो दूसरी लाइन मेरी ये है कि स्पेकुलेशन इज गुड बट आई एम नॉट गोइंग टू बी अ चारा ऑफ स्पेकुलेटर। ठीक है जी। अच्छा, आज जो ट्रेडिंग का फलसफा हम बयान कर रहे हैं, भाई ये लफ्ज़ मुझे पसंद आया। जिन साहब ने भी कमेंट में कहा था कि ये हम फलसफे देते हैं, तो हमने फलसफा अब अपने कॉल का हिस्सा बना लिया है। तो आज का हमारा फलसफा ये है कि मार्केट की जो नफ्सियात होती है वो अक्सर इंसानी रवैयों की अक्कास होती है। ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि मैं तो मेरी मिसालों में भी आप देखते होंगे, मैं इस्लामी और इंसानी ज़िंदगी के से इसको मिला के देखता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐन इंसानी रवैयों की अक्कास होती है, क्योंकि इंसानी तो काम करते हैं, उन्हीं के तो जज्बात होते हैं जो एग्जीक्यूशन की शक्ल में मार्केट में नज़र आते हैं, और उसका रद्द-ए-अमल इंडेक्स या प्राइस एक्शन पर पड़ता है। तो लिहाजा मैं इसको 100% मानता हूँ कि मार्केट की नफ्सियात इंसानी रवैयों की अक्कास होती है। और जब एतमाद हद से बढ़ जाए, एतमाद से मुराद यहाँ उस कंसिस्टेंसी की है या ट्रेंड की है कि जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बनने लगता है तो वहाँ ये सूरत हाल पैदा होती है कि उसको करेक्शन की, थकन की ज़रूरत आ जाती है, करेक्शन की ज़रूरत आ जाती है। उसमें बुल्स की नाकामी नहीं होती, बल्कि उनका इम्तिहान होता है कि वो उस करेक्शनल, वो ब्रीथिंग स्पेस में वो किस तरह बिहेव करते हैं। क्या वो अपने आप को तब्दील करते हैं, नई एनर्जी लेते हैं, नया वॉल्यूम लेते हैं, स्टॉक्स में तब्दीली आती है, क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमें देखनी और समझनी होती हैं। और उस दौरान वो एक नई सिमत बना रहे होते हैं। वो सिमत दोबारा से ऊपर जाने की भी होती है, और अगर कई दफ़ा उसको वो पॉजिटिव सिनेरियो नहीं मिलते, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिलती, तो वो अपने लोअर लिमिट को तोड़ देती है रेंज की, और उसमें फिर दूसरी करेक्शनल फेज या मंदी में दाखिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि उतार चढ़ाव असल खतरा नहीं होता, बल्कि एक मौका होता है कि हम जो है अपनी मजीद ट्रेडिंग को कैसे प्लान करेंगे, जिसको हम मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इन छोटे छोटे तज्जियात अगर आप करते रहें, जो मैंने आपको हमेशा एक जुमला मैंने बोला है कि लुकिंग एट द मार्केट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अब आज की भी अगर आप वीडियो देखें तो मैं कितनी सारी बातें ऐसी कर रहा हूँ जिनका एग्जैक्टली शायद मार्केट से ताल्लुक़ ना हो, मगर मैंने समझाने के लिए की है। तो अगर इस तरह करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बड़े नुकसान में आएंगे। और जनाब, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने कमेंट दिए। अगर कमेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका मुझे फ़ौरन जवाब देना है तो मैं ज़रूर दूंगा। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।